नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। आज है डे 6 10 बैच का और आज हम लोग पढ़ने वाले इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या नियम कानून बदलाव किए गए कि आपको अगर इंडिया में व्यापार करना है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या नया नियम कानून लाया गया, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग लेक्चर में देखा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो उसका जो क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा टेलीग्राम पे, पहले उसको देख लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जब भारत में हरित क्रांति लाया गया तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है विच इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी इंडिया के लिए कौन है ग्रीन रिवॉल्यूशन? एम.एस. स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन ए। और सी जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग, ये क्या है? फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड। ये हमारा सवाल नंबर 2। अगला सवाल है इन विच 5-year प्लान डिड द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्ट, यानी कौन से पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को शुरू किया गया था? तो कौन से हरित क्रांति में शुरू किया गया था? कौन से योजना में? थर्ड प्लान में शुरू किया गया था। और पहला प्लान में देखे तो हम लोग पहले एग्रीकल्चर फोकस किए, उसके बाद फिर हम लोग इंडस्ट्री पे शिफ्ट हुए थे और फिर से वापस एग्रीकल्चर पे जब आए उस टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। अगला सवाल हमारा है 4 नंबर कि विच क्रॉप वाज द फोकस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति का मुख्य फसल कौन था? तो मुख्य फसल कौन सा था? गेहूं, यानी वीट को रखा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 who played a key role in introducing high yielding varieties seeds during the green revolution, यानी कि हरित क्रांति के दौरान उच्च उत्पादकता वाले बीजों को किसने शुरू किया? ये हरित क्रांति वाला जो HYV लेके आए थे, सीड्स लेके आए थे उच्च गुणवत्ता वाले बीज, ये कौन सबसे पहले स्टार्ट किया था? नॉर्मन बोरलॉन्ग ने। अगला सवाल है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में हरित क्रांति लाने के सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे मुख्य उद्देश्य देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस लाया गया? इंडस्ट्री के लिए लाया नहीं गया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बढ़ावा हो, यानी कि ऑप्शन हमारा बी जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था 2016 में, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक। अगला सवाल है 7 नंबर द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्राइमरली बेनिफिट विच रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि हरित क्रांति ने मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों को लाभान्वित किया? तो ईस्टर्न पूर्वी भारत में नहीं था, सदर्न में दक्षिण में भी नहीं था, पश्चिम भारत में भी नहीं, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस भाग को, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया डी। ये एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का कौन सा जो प्रभाव नहीं पड़ा, कौन सा प्रभाव नहीं है ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण? पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज इन फूड एंड ग्रेन प्रोडक्शन, बिल्कुल था, यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए था। दूसरा रिडक्शन इन इनकम क्वालिटी, ये तो बिल्कुल नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। और ऑप्शन आगे भी देख लेते हैं, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये भी हुआ था। इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि लास्ट ऑप्शन सिंचाई की सुविधाओं का वृद्धि किया गया था, उर्वरकों में वृद्धि, ये भी जरूरी था, मतलब ये भी प्रभाव पड़ा। जब हरित क्रांति आया तो HYV सीड्स लगाए, उसमें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ा, उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इसका यूज हुआ। ये हमारा बीपीएससी 2016 में सवाल आया हुआ था, इसका ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 9, क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि कौन सा राज्य हरित क्रांति का मुख्य लाभार्थी था? हम लोग सब जानते हैं सबसे मुख्य लाभार्थी था पंजाब, और जो लागू किया गया था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये हमारा SSC MTS में 2019 में आया हुआ था। 10वां नंबर सवाल है कि विच केमिकल इज वाइडली एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन ड्यू टू इट्स यूज एज ए फर्टिलाइजर, यानी कौन से केमिकल का, किस रसायन का उर्वरक के रूप में हरित क्रांति के समय व्यापक रूप से जोड़ा गया था? तो सबसे ज्यादा यूज किया गया क्या? यूरिया का, जो हरित क्रांति के समय है। ये हमारा सवाल आया था रेलेवेंट TPC 2018 में। अगला सवाल है 11 नंबर कि विच टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हरित क्रांति के दौरान किस तकनीक का उत्पादकता बढ़ाने के लिए पेश किया गया था? किस तकनीक का, यानी क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया था? HYV, यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च उत्पादकता वाले बीज को। ये हमारा यूपीएससी CDS में आया 2018 में। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कौन सा ऐसा फसल है जो हरित क्रांति जिसको लाभ नहीं मिला? पहला ऑप्शन है वीट, गेहूं बिल्कुल मिला था। राइस, इसे भी मिला। डी ऑप्शन मक्का, यानी मेज। सी ऑप्शन पल्स, पल्स को हरित क्रांति से लाभ नहीं मिला, उसको सूची में नहीं रखा गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज क्रिटिसिज्म ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति की आलोचना है, यानी कि क्या क्रिटिसाइज किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में? रीजनल इम्बैलेंस, ये सही बात है, ये क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में बात किया गया।
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को ज़्यादा फायदा मिला, पंजाब हरियाणा जैसे बिहार उड़ीसा ये सब को कम ध्यान दिया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। इंक्रीज अर्बनाइजेशन, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि अर्बनाइजेशन का बढ़ावा हो, या ग्रोथ इन पॉपुलेशन ये भी नहीं था। डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, बी सी डी ऑप्शन कोई ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ए हमारा बीपीएससी 2008 में ये सवाल आया हुआ है। अगला सवाल है विच इज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया का सफलता का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण उसका टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का उपयोग। विच फैक्टर वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पैकेज, यानी भारत हरित क्रांति पैकेज का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो पहला मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी मशीनों का प्रयोग, कृषि का मशीनीकरण, तो बिल्कुल है। यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर बिल्कुल किया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, जैविक खेती हम लोग पहले करते थे, लेकिन जब से ये हरित क्रांति आया तो हम लोग जैविक खेती नहीं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को यूज करते हैं। और अगला लास्ट ऑप्शन है इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई सुविधा सुधार, बिल्कुल किया गया था। जो ऑप्शन नहीं किया गया वो है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि ऑप्शन सी। ये था हमारा पिछले लेक्चर का सवाल। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए जैसे मान लो रीजनल इम्बैलेंस हो गया, जैसे हम हरित क्रांति में देखें कि रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए, यानी जो क्षेत्र में असंतुलन हुआ था उसको कम करने के लिए, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। ये तीन काम करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो जब भी पॉलिसी को हिलाते हैं उसके पीछे ये कारण होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, रीजनल इम्बैलेंस जो ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम में था वो नहीं होना चाहिए ताकि उसको कम कर सके, और लास्ट पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, जिस भी प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री के लिए ला रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा हो, सुधार हो। ये हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इसका ऑब्जेक्टिव भी सेम ही होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, किसका लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। पहला था जैसे हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आते हैं उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। इसका पहला इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को मैक्सिमम करना और मॉडर्नाइजेशन करना, यानी टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये सब कुछ है हमारे ऑब्जेक्टिव्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। अब देखते हैं कौन कौन सा पॉलिसी हमारे इंडिया में कब कब आया और उसका क्या क्या उद्देश्य था, लाने के पीछे वजह क्या था। तो हमारा पहला IPR आता है आज़ादी के तुरंत बाद, इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, और इसमें ये पहला इसका जो ये पॉइंट्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका क्या गोल था, क्या लक्ष्य था, इसके बारे में बताया गया। तो ये क्योंकि ये पहला आज़ादी के बाद पहला IPR था, पहला रिजोल्यूशन था, तो उससे पहले क्या होता था, जो अंग्रेजों ने उन्होंने ऐसा व्यवस्था बना रखा था कि जो उनके इंग्लैंड का है वहाँ पे बहुत पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, यानी कि औद्योगिकरण। तो उस औद्योगिकरण की वजह से वहाँ क्या था, प्रोडक्ट बहुत आसानी से और सस्ते में बन जाता था, और उस पर और भी टैक्स भी कम लगाया जाता था ताकि हमारे देश में आकर के वो और सस्ता बिके। और हमारा देश का जो इंडस्ट्री है, जो हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कॉटन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री जो हमारे देश में था, उसको इतना हैवी कर दिया गया, उस पर इतना टैक्स जोड़ा गया ताकि उसका जो दाम है वो बहुत ज़्यादा हो, और जो उनके जो प्रोडक्ट्स आए हैं एक्सपोर्ट होकर के उसका दाम बहुत कम हो, ताकि उसका सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इसका सेल कम हो और इंडस्ट्री हमारा देश का ग्रो नहीं कर पाए। ये उन लोगों ने 1947 के पहले का था। तो उसी के बाद जैसे हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने क्या किया, अपना इंडस्ट्री पॉलिसी चेंज किया, और जो उस पर उन लोगों ने लगाया था तो हमने क्या किया, इम्पोर्ट जो कर रहे थे, इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली हो जाए और हमारा देश का जो लोकल यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो कर सके और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। तो ये इंडस्ट्री पॉलिसी लाया गया। उसके बाद अगला टर्म आता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है कि जिसमें सरकार भी यानी कि पब्लिक सेक्टर भी होगा और प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट भी होगा, जो कि दोनों इंडस्ट्री डाल सकता है और अपना अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं मार्केट में, उसको कहते हैं मिक्स इकोनॉमी। अगला रोल आता है कि एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ स्टेट, यानी स्टेट को ज़्यादा भागीदार बनाया गया इसमें इंडस्ट्री में,
ताकि वो जो पब्लिक यूज के लिए है, जैसे कि रेलवे, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ों पे जो पब्लिक यूज के लिए ज़्यादा एसेंशियल है, उस सब प्रोडक्ट्स को रखा गया स्टेट्स के लिस्ट में, ताकि सरकार जो है ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो सके, ज़्यादा भूमिका निभा सके और इसको ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सके, ताकि भारत के लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा कर सके। ये हमारा था IPR 1948। अब देखते हैं अगला IPR क्या कौन सा है। तो हम लोग देखते हैं 1956 का। तो देखते हैं हम लोग IPR 1956 यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ये हमारा बेस था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। सेकेंड 5 ईयर प्लान पर फोकस करके बनाया गया था, और इसमें जो ज़्यादातर फोकस दिया गया, ध्यान दिया गया, वो सोशलिज्म की तरफ ध्यान दिया गया, ताकि हमारा सोसाइटी जो वो डेवलप हो, यानी ह्यूमन कैपिटल पे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि हमारा ये प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने लाइसेंस प्रोवाइड करना शुरू किया, कि जो भी प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते हैं उसको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। जो लाइसेंस इश्यू करेगा सरकार, कि आप उसमें बताएंगे कि आप किस चीज़ का प्रोडक्ट खोल रहे हैं, किस चीज़ के लिए इंडस्ट्री खोल रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं और कितना प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ये सारा हिसाब किताब आपको सरकार को देना होगा। अगर आप बाद में कुछ बदलाव भी करना चाहते हैं तो आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए लाइसेंस अपडेट करना पड़ेगा, तब जाके प्राइवेट में कुछ भी कंपनी खोल सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ये इसलिए किया गया ताकि जो स्टेट है, स्टेट वो कंट्रोल कर सके किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट इंडस्ट्री को। उसके बाद इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, कि शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। ठीक है। पहला शेड्यूल में बस वही इंडस्ट्री रखा गया जिसमें कि सरकार ही इन्वॉल्व हो, केवल स्टेट, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, इन सब चीज़ों को सरकार अपने पास रखा, कि जिसमें जो भी इंडस्ट्री होंगे वो केवल सरकार करेगा, यानी पब्लिक सेक्टर ही होगा, प्राइवेट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। शेड्यूल B में मिक्स रखा गया, यानी कि सरकार भी होगा और प्राइवेट भी होगा, मतलब स्टेट प्लस प्राइवेट दोनों होगा, लेकिन इसमें स्टेट का ज़्यादा रोल होगा, कि स्टेट ज़्यादा एरिया कंट्रोल करेगा और रिस्ट्रिक्शन कर सकता है प्राइवेट सेक्टर को। और शेड्यूल C में उन सब्जेक्ट्स को रखा गया जिसमें कि प्राइवेट आराम से काम कर सकता है, इसमें सरकार का यानी स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, प्राइवेट अपना शेड्यूल में काम कर सकता है। ये था हमारा IPR 1956। अब आगे देखते हैं 1991। अब हमारा आता है IPR 1991। 1991 हमें पता है कि क्राइसिस था, उस टाइम पे कैसे रिफॉर्म किया गया। जब हम लोग LPG पढ़ रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उस टाइम पे क्या था, ये एरा था, ये एरा है LPG का, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो भी काम होगा वो लिबरल करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, ग्लोबलाइज करने के लिए होगा। और जब पॉलिसी लाया गया, इसमें सबसे पहले जो लिबरल हुआ उसमें लिबरलाइजेशन में था एबलाइज, सबसे लाइसेंसिंग, यानी कि जो लाइसेंस था कुछ बहुत सारे कंपनियों का, बहुत सारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसको रद्द कर दिया गया, एक्सेप्ट कुछ इंडस्ट्री को रखा गया, ताकि उसके लिए आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री से लाइसेंस को हटा दिया गया, ताकि हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी बिजनेस करने में जो आसानी है वो आसान हो सके, और आसान मतलब बिजनेस करने में जो बिजनेस करना है वो आसान हो सके लोगों के लिए, अब ताकि प्राइवेट लोग भी इसमें इंडस्ट्री करें, ताकि वो लाइसेंस के लिए भाग दौड़ नहीं कर सके, और वो लंबा प्रोसेस है वो प्रोसेस में ना गुजरे, ताकि अपना बिजनेस डायरेक्ट स्टार्ट कर सके। अगला था हमारा अलाउ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हम लोग पता है ग्लोबलाइजेशन पे हम लोग थे, ये ग्लोबलाइजेशन मतलब कि बाहर के जो मार्केट है, बाहर की जो इंडस्ट्री है, वो भी हमारे देश में, हमारे मार्केट में आकर के अपना इंडस्ट्री चला सकता है, अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो FDI को अलाउ किया। अगला है हमारा प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। ये तो समझ आता है प्राइवेटाइजेशन क्या था, हम लोगों ने LPG में देखा हुआ था। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, यानी बहुत सारे कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजीकरण किया गया, उसके जो शेयर्स हैं उसको क्या किया, प्राइवेट लोगों को बेचा गया। और डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि जो PSUs थे उसको दूसरे लोगों के मतलब उसका या तो एसेट्स या फिर उसके कुछ शेयर को बेचा गया, ताकि उसमें जो है कंट्रोल वो प्राइवेट लोगों का भी हो सके, और प्राइवेट लोग भी उसमें PSU में काम कर सके, प्राइवेट कंपनियां भी। और एक और फीचर है लास्ट में, मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी एंड रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 1991 के पहले क्या था कि जो कुछ भी प्रोडक्ट है, कुछ भी खाने का हो, कुछ बेचने का, कुछ भी सामान है, उसको उसका प्राइस होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, इसका प्राइस क्या होगा, वो कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट। लेकिन 1991 के बाद क्या किया गया, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना अपना कम कर दिया और बोला कि नहीं, प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का वो मार्केट पर डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा IPR 1991।
यानी इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा 1991 है। अब अगला देखते हैं, और हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014। इसमें क्या है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा वो इंडिया में ही होगा, ताकि हमारा इंडिया जो है वो क्या हो सके, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। ये क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च किया ताकि हमारा इंडिया क्या बन सके, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। जो भी मैन्युफैक्चर होगा सामान प्रोडक्ट वो इंडिया के अंदर हो। इससे क्या होगा कि इंडिया में रोजगार भी होगा और पैसे भी आएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इसमें 25 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, डिफेंस और टेक्सटाइल, ये सारी चीजें इसको इंक्लूड किया गया इसमें। और अगला पॉइंट था कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन था पहले 60% था, उसको बढ़ा करके लाना था 25% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, यानी उसका योगदान जो है वो 16% से बढ़ के 25% होना चाहिए था। ये हमारा था मेक इन इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 2016, यानी मेक इन इंडिया के 2 साल के बाद स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया। स्टार्टअप इंडिया में क्या था, इसमें जो था इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया, ताकि जो भी स्टार्टअप आइडिया, जो भी आपका आइडिया है स्टार्टअप करने का, उससे क्या होगा, आपका इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया, इंटरप्रेन्योरशिप को, यानी कि जो स्मॉल बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, ताकि जैसे इनक्यूबिंग सेंटर और टैक्स इंसेंटिव, टैक्स में सब्सिडी दे करके, उसमें छूट दे करके और कुछ फाइनेंशियल लोन वगैरह दे करके, इसे क्या किया, स्टार्टअप को एक सपोर्ट किया सिस्टम गवर्नमेंट ने, ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप हो और एम्प्लॉयमेंट की समस्या कम हो सके। ये था हमारा स्टार्टअप इंडिया 2016। ये हमारा एनएमपी यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, ये लॉन्च किया गया 2011 में, ताकि जो हमारा वही मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उसको बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो और वो जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके, इसलिए एनएमपी प्रोग्राम लॉन्च किया गया 2011 में। अगला है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत में क्या किया, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारा भारत है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, यानी बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो कम से कम करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, और जो भी चीज़ें हैं जो बाहर से मंगाना पड़ता है उसका कुछ अल्टरनेटिव ना जाए, और हम लोग अपना खुद ही सेल्फ रिलायंस हो, यानी आत्मनिर्भर बन सके। ये था हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कंक्लूजन पे, कि जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया वो समय के साथ साथ उसमें बदलाव किया गया, ताकि हमारा क्या हो सके, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट हो सके, यानी और तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ जो हमारा सोशियल चैलेंजेस है, सामाजिक जो असंतुलन है समाज में, कि जैसे कि संतुलन, हाँ, समाज में जो आर्थिक चुनौतियां हैं, यानी इकोनॉमिक चैलेंजेस, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है उसको हम हैंडल कर सके, और साथ ही साथ हमारा जो इंडिया है वो हब बन सके इसका मैन्युफैक्चरिंग का और इनोवेशन का। लेकिन अभी तक तो ये सपना पूरा नहीं हुआ है, तो हम लोग आगे और भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगा, रिजोल्यूशन आएगा, ताकि हम लोग और भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके और ग्लोबल मार्केट से कम्पीट करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। आप लोग का जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हिंदी से रिलेटेड की हिंदी में टॉपिक होना चाहिए, हिंदी में आप टेक्स्ट लिखें, जो भी डाउट है आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।